दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति की आधी स्क्रिप्ट तो आपने होली के दिन और उसके अगले दिन यानी 4 और 5 तारीख को देख ली। 4 और 5 मार्च को जो कुछ भी हुआ, उसके बाद बिहार की सियासत में किस तरह के बदलाव की उम्मीद दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सवाल, यक्ष प्रश्न कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि आज मौजूदा उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पद के दावेदार सम्राट चौधरी गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए बागडोगरा हवाई अड्डे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार बिहार में भी सीमांचल इलाकों की और कोसी के इलाकों की यात्रा पर भी निकल रहे हैं। और इन सब के बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का जनता दल यूनाइटेड में पदार्पण होता है। वो सदस्यता लेते हैं और बहुत संक्षिप्त भाषण भी देते हैं कि भरोसा कायम रखने की कोशिश करेंगे, मेहनत करने का समय है। वो भी बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। तो यात्राओं का दौर बिहार के अंदर और बिहार के बाहर, और इन यात्राओं के बीच नीतीश कुमार का अभी 1 महीने का बचा हुआ शेष कार्यकाल, क्या इन 1 महीने के दरमियान कोई खेला होगा, या खेला की स्क्रिप्ट जो लिखी गई, जिसका ट्रेलर आपने देख लिया, उसकी फिल्म क्या किसी नए क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ेगी। इन तमाम सवालों के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और बिहार की राजनीति की नस नस को समझने वाले सरोज सिंह जी के पास। सरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत और धन्यवाद आपका। जी, जी और ये बताइए कि अब बिहार में एक ही सवाल है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और दूसरा सवाल ये है कि नीतीश कुमार बिहार की इस सीमांचल और कोसी इलाके की यात्रा पर क्यों निकल रहे हैं। और दूसरे सवाल का जवाब हम पहले चाहेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि अभी फरवरी महीने के आखिरी दिनों में जब 3 दिनों के लिए गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल के इलाके पर आए थे, 3 दिन तक रुके थे। बिहार भाजपा के नेताओं को भी बुलाया था, कुछ आला अधिकारियों को भी बुलाया था, और माना जाता है कि नीतीश कुमार की विदाई की पटकथा यहीं पर इसी 3 दिनों के प्रवास के दरमियान लिखी गई। और अब नीतीश कुमार सीमांचल जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार सीमांचल से कुछ नया राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं क्या, क्या होना है अभी। देखिए अभिषेक जी, सीमांचल की जो यात्रा है मुख्यमंत्री की, वो बहुत मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी बिहार में चर्चा क्या है, आपने पप्पू यादव का बयान भी अपने दर्शकों को जरूर बताया होगा किसी न किसी प्रोग्राम में। और सीमांचल में एक अभी चर्चा क्या है कि सीमांचल के जो 4 जिले हैं वो काट के और बंगाल के कुछ जिलों को काट कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी है। अमित शाह जब आए थे सीमांचल के दौरे पर, तो जो हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई, एक प्रशासनिक मीटिंग भी थी, राजनीतिक मीटिंग भी थी, दोनों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक जो चर्चा का विषय अभी सीमांचल के इलाके में आप लोगों से बात करिएगा तो आपको लोग बताएंगे कि एक कंस्पिरेसी है सीमांचल के जिलों को और बंगाल के कुछ जिलों को, जो मुस्लिम बहुल जिले हैं, उनको मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। इस हवा को और जोर जब पकड़ा, जब जो है बिहार के गवर्नर बदल दिए गए, तो लोगों को लगा कि कुछ न कुछ होने वाला है। ये बड़ा खैर अभी अजीब है सरोज जी, बिहार में एक आर्मी की मिलिट्री के आदमी को भेजा जा रहा है गवर्नर, रिटायर्ड, और बंगाल में आईबी में इंटेलिजेंस में काम करने वाले आदमी को गवर्नर बनाया जा रहा है। ये कौन सा खेल है। देखिए यही सब चीजें जो है ना, यही सब चीजें जो डेवलपमेंट हुई है ना, इससे एक शक लोगों को हो रहा है कि कहीं बीजेपी एक केंद्र शासित प्रदेश तो नहीं बना रही है अपने राजनीतिक फायदे के लिए। क्योंकि वो जो इलाका सीमांचल का इलाका है, उसमें बीजेपी कुछ खास कर नहीं पा रही है। तो उनको लगता है कि इसको थोड़ा सा अलग ही हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, और जो घुसपैठ की बात है उसको उस तरह का जो एक लवादा उड़ा के उसको जो है जस्टिफाई कर दिया जाए, ताकि लोगों को लगे कि एक सही काम देश में हो गया है। एक तो ये कहानी है। दूसरी बात जो आपने कही कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो देखिए इसकी पटकथा हमको लगता है कि आज अमित शाह लिख देंगे। सीमांचल जी, में तो है ही, आज उसकी पटकथा वो भी लिख दी जाएगी। सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं वहां पर। लेकिन एक चीज अभिषेक जी मैं ये कह सकता हूँ दावे से कि सम्राट चौधरी की राह बहुत आसान नहीं है, ना बीजेपी के अंदर और ना जनता दल यूनाइटेड के अंदर। संभावना प्रबल है कि उनको बागडोर सौंप दी जाएगी। उनकी तैयारी भी है,
लोगों ने कहा कि भाजपा ने उनको तैयार किया है। पहले नगर विकास मंत्री, फिर फाइनेंस मंत्री, फिर गृह मंत्री, फिर डिप्टी सीएम करके एक तैयार किया गया है सम्राट चौधरी को। लेकिन होता है ना कभी कभी कि पूरी तैयारी भी एक लग जाती है नुकीली चीज, तो वो हवा पंचर हो जाती है। तो सम्राट चौधरी को यही डर सता रहा है कि कहीं बीजेपी के लोग उस बैलून को फोड़ ना दें। और जो इधर हाल के दिनों में जनता दल यूनाइटेड के लोगों में, पार्टी में जो हुआ है, उनके लोगों को, खासकर जो वोट बैंक है नीतीश कुमार का, उनको लगता है कि सम्राट चौधरी ही वो की फैक्टर है जो नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, राज्यसभा भेज रहे हैं। मतलब अपनी गद्दी सुरक्षित रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एक नंबर की कुर्सी पर बैठने के लिए, वो एक नंबर पर कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार को जबरन बाहर कर रहे हैं और एक बड़े टूल के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये गुस्सा सम्राट चौधरी के लिए जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी है अभिषेक जी। इसलिए राह आसान नहीं है जी। एक सवाल इसमें है, अगर आप नीतीश कुमार के व्यक्तित्व पर नजर डालें तो नीतीश कुमार ने एक बार मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था और पद छोड़ने के समय यह सुनिश्चित किया था कि बिहार का मुख्यमंत्री पद पिछड़ा अति पिछड़ा के हाथ में न जाए। दो नाम बहुत प्रमुखता से आए थे, जीतन राम मांझी और वशिष्ठ नारायण सिंह। नाम तो बहुत सारे चले थे, लेकिन अंत में दो नाम प्रमुखता से चले थे और अंततः जीतन राम मांझी बन गए। उदय नारायण चौधरी का भी नाम चला था, जो उस वक्त के स्पीकर थे। जी। सवाल यह है कि नीतीश कुमार जो अपनी ओबीसी ईबीसी कंस्टिट्यूएंसी को एकजुट रखना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को दलित सीएम या सवर्ण सीएम की तरफ अंदर खाने पुश कर रहे हो, ताकि भारतीय जनता पार्टी सीएम बनाने के साथ ही बिहार के अंदर खुद को विलेन साबित कर बैठे? देखिए, चर्चा में बहुत सारे नाम हैं। हमने तो अभी केवल सम्राट चौधरी का जिक्र आपके सामने किया। चर्चा में बहुत सारे नाम हैं, लेकिन एक चीज जो ट्रैक रिकॉर्ड है बीजेपी का, चौंकाने वाला नाम सामने आ जाता है, उसको लेकर थोड़ा सा लोग खुलकर बात करने से थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि भाजपा तो चौंका देती है नाम देकर। तो कुछ चौंकाने वाले नाम की भी चर्चा हो रही है जो एकदम लो प्रोफाइल है, उनकी भी चर्चा है। लेकिन सम्राट चौधरी का कद बीजेपी में इतना बड़ा है कि उस कद तक को नीचे करने के लिए बहुत चीज भाजपा को भी सोचना पड़ेगा। आप लवकुश की सरकार बिहार में चल रही थी, एक कोशिश यही है कि लवकुश की ही सरकार चले, कुशवाहा हो जाए, और निशान की तो डिप्टी सीएम की चर्चा हो ही रही है। तो जो सामाजिक समीकरण लवकुश का है वो मेंटेन हो जाएगा। कहने को होगा कि भाई लवकुश की ही तो ये है। देखिए, सम्राट चौधरी स्वाभाविक दावेदार है और पिछले 3-4 महीने में उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया है। अब इसके उलट तस्वीर पर हम चलते हैं, क्योंकि हम किसी भी पक्ष के, दोनों पक्षों की चर्चा हम दर्शकों के सामने रखना जरूरी हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी की कोर कंस्टिट्यूएंसी बिहार में जो रही है, वो बिहार का भूमिहार और कायस्थ समाज रहा है। और जिस इलाके में भूमिहार समाज बिहार में बहुत दबंग भूमिका में थे, उन इलाकों में उनकी स्वाभाविक टकराहट कुशवाहा समाज के साथ रही है। चाहे जहानाबाद का इलाका हो, चाहे आरा शाहाबाद का बेल्ट हो, चाहे बेगूसराय का बेल्ट हो, या पूरा आप मुंगेर का इलाका भी कह सकते हैं काफी हद तक, वो एक सामाजिक टकराहट कुर्मी समाज के साथ नहीं रही है, लेकिन कुशवाहा समाज के साथ एक स्वाभाविक टकराहट रही है। उतनी टकराहट तो यादवों के साथ भी नहीं रही है। आप अगर बहुत वस्तु स्थिति को देखने की कोशिश करें, जिस समय आईपीएफ था जो आज का माले है, किन इलाकों में सबसे ज्यादा टकराहट हुई? और जो जनसंघ का जो कोर इलाका है, जो सीपीआई का कैडर बेस्ड है, और जो जनसंघ का या आरएसएस का था, उसमें भूमिहार समाज की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो क्या आपको लगता है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाते वक्त भारतीय जनता पार्टी इन सारे तथ्यों को नजरअंदाज कर देगी और सिर्फ सम्राट चौधरी के प्रशासनिक अनुभव के आधार पर सम्राट चौधरी को मौका दे दिया जाएगा? ऐसा नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं ना अभिषेक जी आपको, कि भाजपा के अंदर भी दो तरह की चर्चा है। अगर सम्राट चौधरी कुछ प्लस लेके आ रहे हैं तो माइनस कितना लेके आ रहे हैं पार्टी के लिए, आगे की राजनीति के लिए, उस माइनस पर भी विचार हो रहा है। इसीलिए तो कुछ और नाम की चर्चा हो रही है, नहीं तो फिर चर्चा का कोई मतलब ही नहीं था। एक उदाहरण मैं और रख दूं आपको सरोज जी, बड़ा मौजूद है। आपको याद होगा, जिस इलाके से मैं आता हूं, मोतिहारी लोकसभा सीट, उस इलाके में
एक बाहर से आए थे अखिलेश प्रसाद सिंह, जो आज कांग्रेस में है, तब राजद के उम्मीदवार थे 2004 में। उनको जी। चुनाव जिताने के लिए कुशवाहा समाज ने बड़ी मेहनत की। हम्म। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। कुशवाहा समाज के लोगों ने कुशवाहा बहुल इलाकों में एक तरफा लीड मिली, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह या उनके बेटे दोबारा मोतिहारी से सांसद नहीं बन पाए, चाहे राजद हो या कांग्रेस हो। कारण क्या था? गांव गांव में, जहां भी, अधिकतर गांव में जो स्थिति है पंचायतों में, जहां कुशवाहा समाज है वहां भूमियार समाज भी है, और एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, हालांकि उसे स्वस्थ प्रतिद्वंदिता कहेंगे, सभी समाज के लोग आगे आना चाहते हैं, एक ऐसी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता खड़ी हो गई जो समन्वय में नहीं बदल पाई। ये केस स्टडी है बहुत बड़ा कि अखिलेश प्रसाद सिंह जब तक अनएक्सपोज थे मोतिहारी के सांसद हो गए, लेकिन अखिलेश प्रसाद जी। सिंह सांसद बने उसके बाद मोतिहारी में भूमिहार सांसद बनना मुश्किल हो गया। जबकि दूसरी सामाजिक परिस्थिति है कि मोतिहारी लोकसभा में अपर कास्ट के भीतर सबसे ज्यादा भूमिहार समाज की आबादी है। जी। जी। तो जी। ये परिस्थिति कमोबेश कई इलाकों में है। मध्य बिहार की चर्चा तो हम पहले आपके साथ कर चुके हैं। तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाते वक्त भारतीय जनता पार्टी को कौन सारे प्रॉस एंड कॉन्स, कौन सारे दोनों पक्षों पर ध्यान देना होगा, किन सारे पक्षों पर, वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि सम्राट चौधरी फैक्टर बीजेपी के लिए फायदा लेकर आएगा या बीजेपी के लिए नुकसान लेकर आएगा? देखिए, बड़ा सही सवाल किया आपने अभिषेक जी कि सम्राट चौधरी को अगर बीजेपी बनाती है, सीएम बनाती है, एक नंबर की कुर्सी देती है, तो आप देखिए कुशवाहा जो वोट है बिहार में पिछले 2 चुनावों में, चाहे लोकसभा का चुनाव देखिए, चाहे विधानसभा का चुनाव देखिए, कुशवाहा वोटरों में उस तरह की गोलबंदी नहीं हुई जैसा कि एनडीए के लोग चाहते थे। वो तो रिजल्ट से पता चल रहा है। जी। उपेंद्र कुशवाहा और जो कुशवाहा के नेता हैं, एनडीए के भीतर ढेर सारे कुशवाहा के नेता हैं, देखते रह गए और बाजी तेजस्वी यादव लूट के ले गए। जी, तो दक्षिण पश्चिम एक बिहार की 7 सीटें साफ हो गई लोकसभा में। जी, एक सवाल यही लोग पूछ रहे हैं कि क्या एक नंबर की कुर्सी अगर किसी कुशवाहा को हम दे देते हैं, तो क्या फिर वो गोलबंदी होगी, सम्राट के आसपास की गोलबंदी होगी, या फिर ये सिंबॉलिक हो जाएगा? पहला तो एक आशंका ये है। जी। दूसरी आशंका ये है कि क्या कुशवाहा को नंबर 1 की कुर्सी दे देंगे, तो जो दूसरे जो जिसकी आप चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जो बीजेपी का कोर वोटर है, चाहे वो भूमियार हो, कायस्थ हो या कुछ राजपूतों का भी वर्ग मानते हैं, क्या वो सैटिस्फाइड होगा सम्राट चौधरी के नाम पर? कुछ और इसके अलावा जो इनफाइटिंग होगी पार्टी के अंदर, चाहे वो नित्यानंद राय का खेमा हो या कोई और दूसरा खेमा हो, वो हर हमेशा सम्राट चौधरी को परेशान करने की मौके तलाशते रहेगा। तो पार्टी के अंदर भी एक गोलबंदी नहीं होगी सम्राट चौधरी के साथ। कहने को सब एक होंगे, लेकिन जो बिहार बीजेपी को अच्छी तरीके से जानते हैं उसके चीजों को, कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि पार्टी के अंदर भी बहुत बड़े स्तर पर इनफाइटिंग शुरू हो सकती है। तो दिक्कतें बहुत है। एक फायदा एक है कि तत्कालिक फायदा हम इसको कहेंगे आपको अभिषेक जी, तत्कालिक फायदा ये होगा सम्राट चौधरी को मनाने को लेकर कि जो एकदम शुरुआत में जो खींचतान वाली स्थिति बनेगी, वो थोड़ा-सा 6 महीना के लिए टल जाएगा, कि चलिए देखते हैं 6 महीना क्या क्या रहता है। लेकिन ये अस्थायी समाधान पार्टी के अंदर भी नहीं होगा, बाहर भी नहीं होगा। कहीं न कहीं दिक्कत बीजेपी को होगी, अगर सम्राट चौधरी बनते हैं, नंबर 1 की कुर्सी पर जाते हैं। एक सवाल और है। सवाल यह है कि बिहार में कोई जाति तो नहीं, लेकिन सबसे बड़ा समूह है अति पिछड़ा वर्ग। अति पिछड़ा वर्ग से कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने जरूर, बहुत बड़े नेता थे, शायद बिहार के सबसे बड़े नेता आप कह सकते हैं। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, काफी काम भी उन्होंने किया। लेकिन कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े और बिहार के सबसे बड़े चेहरे होने के बावजूद अपने बूते कभी वो बहुमत नहीं ला पाए। बहुमत छोड़ दीजिए, 50-60 सीट भी नहीं ला पाते थे। कारण क्या था कि उनको एक चेहरे के तौर पर सम्मान तो मिलता था, लेकिन वोट बैंक उनके पीछे मजबूती के साथ खड़ा नहीं हो पाता था। अति पिछड़ा वोट बैंक भी नेता मानता था, लेकिन वोटिंग के टाइम बिखरता था। नीतीश कुमार ने उस बिखराव को रोका। नीतीश कुमार के साथ अति पिछड़ा वर्ग जुड़ा। जो काम कर्पूरी ठाकुर के साथ नहीं हो पाया उनके अथक प्रयासों के बावजूद, वो नीतीश कुमार के साथ हुआ। कारण क्या था कि नीतीश कुमार ने, कर्पूरी जी ने तो आपको सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया था, इन्होंने ग्राम पंचायतों में आरक्षण दे दिया। जहां 200-250 मुखिया होते थे,
वहां 2000 मुखिया होने लगे। वो एक नीतीश कुमार ने ताकत दी, और जब ताकत होती है, किसी भी समूह में ताकत आती है, तो कम या ज्यादा सामाजिक टकराहट की परिस्थितियां भी बनती है। और ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, बदलाव की प्रक्रिया है। इसका किसी से कोई भी समुदाय ताकतवर होगा तो दूसरे समुदाय के साथ एक प्रतिक्रियावादी परिस्थितियां बनेगी। अति पिछड़ा वर्ग के बहुत सारे समुदाय अब ताकतवर हो चुके हैं। अति पिछड़ा वर्ग का दायरा भी बड़ा हो चुका है। क्या आपको लगता है सम्राट चौधरी, इस प्रकार से नीतीश कुमार जब आए तो कम से कम कुर्मी समाज के साथ टकराहट की स्थिति नहीं दिखी कहीं अति पिछड़ों की? सम्राट चौधरी आते हैं, विजय सिन्हा आते हैं, या कोई अति पिछड़ा चेहरा राजभूषण चौधरी निषाद या रमा निषाद या जो भी नाम चल रहे हैं, संजीव चौरसिया, जो भी आ जाए, कोई भी चेहरा अगर आता है, अति पिछड़ा वर्ग को साधने वाला समुदाय या साधने वाले व्यक्तित्व पर भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है, या दिल्ली को अब भी ये भरोसा है कि सब धान 22.5 पसेरी हम जिसे चाहे मोहन यादव को बना दे, जिसे चाहे भजन लाल शर्मा को बना दे और बिहार जीत ले? ये परिस्थितियां अभी भी बनी हुई तो नहीं है बिहार में? नहीं, देखिए बिहार को लेकर बहुत क्लियर है कि यहाँ पर किसी को भी थोप देने से बीजेपी का समस्या जो है दूर हो जाएगा, वो नहीं है। क्योंकि जेडीयू का जो ताकत है बिहार में और नीतीश कुमार की जो ताकत है, अब जेडीयू के लोग क्या कर रहे हैं कि बिना नीतीश कुमार की मर्जी के कोई सीएम नहीं बनेगा, पहले दिन से बोल रहे हैं। तो इसके पीछे जो जेडीयू की ताकत है और नीतीश कुमार की ताकत है, वो काम कर रही है। सम्राट चौधरी को लेकर ललन सिंह भी पॉजिटिव है, संजय झा भी पॉजिटिव है कि सम्राट जी को बनाया जाए। नीतीश कुमार भी पैरवी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो सम्राट चौधरी का बैकग्राउंड रहा है, वो कई पार्टियों में रहे हैं, आरजेडी में भी रहे हैं, जेडीयू में भी रहे हैं, तो कहीं न कहीं इन लोगों को लगता है कि ये उनकी बात ज्यादा मानेंगे। एक हार्ड कोर भाजपा का नेता, संघ से जुड़ा हुआ नेता, संघ से जुड़ा हुआ मुख्यमंत्री, वो कम मानेगा जेडीयू की बात बनस्पत की सम्राट चौधरी के। तो एक विन विन सिचुएशन होगा इन लोगों के लिए अगर सम्राट चौधरी बनते हैं। संभावना है कि बन जाए, लेकिन जिसकी चर्चा अभिषेक जी अभी हम लोग कर रहे थे कि उसका नुकसान भाजपा को क्या क्या हो सकता है, पार्टी के अंदर इनफाइटिंग कितनी बढ़ सकती है, दूसरा जो कोर वोटर है बीजेपी का वो कितना बिदक सकता है, तमाम चीजें हैं जो इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई है। और इसका ही समाधान निकालना आज अमित शाह और सम्राट चौधरी को बैठ के सीमांचल के इलाके में। और एक चर्चा और हम आपको बताएं अभिषेक जी, जो शुरुआत में आपने चर्चा की नीतीश कुमार के पूर्णिया और कटिहार की यात्रा को लेकर, अगर नीतीश कुमार कोई बयान वहां पर देते हैं कि पूर्णिया और कटिहार जो है बिहार का था, बिहार का ही रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, तो इसका मतलब एक सीधी डिवीजन की लाइन बीजेपी और जेडीयू के बीच खिंच जाएगी। वो क्या बोलते हैं वहां जाकर इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि वहां का जो सेंटिमेंट अभी सीमांचल का, वो लोग सुनना चाहते हैं नीतीश कुमार से अपने जिलों को लेकर कि हमारे जिले का भविष्य क्या है, क्या हम अलग केंद्र शासित प्रदेश बन रहे हैं या फिर अभी बिहार का जो हिस्सा है जैसे चल रहा है बिहार के हिस्सा ही हम रहेंगे। तो नीतीश कुमार की यात्रा इस लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण हो जा रही है अगर वो कटिहार और पूर्णिया के इलाके में जाते हैं तो, जो अभी तक का शेड्यूल है। अच्छा, नीतीश कुमार की यात्रा की बात आपने की और बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने कही कि इस तरह के संदेश दे सकते हैं। मुझे याद है कि 2019 का चुनाव था और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट और छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट को लेकर आदिवासी समुदाय में बहुत चिंता थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभाओं में यह कहा कि कोई माई का लाल टेनेंसी एक्ट से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तब जाके लोगों को भरोसा मिला, बहुमत मिला, रघुवर दास मुख्यमंत्री बने। अभी की जो परिस्थितियां हैं, अब चूंकि रघुवर दास की चर्चा छिड़ गई है, नीतीश कुमार का आपने सीमांचल का जिक्र किया, तो सीमांचल से एक नेता आते हैं दिलीप जायसवाल, जो वैश्य समाज से। नरेंद्र मोदी के दौर में वैश्य मुख्यमंत्री का प्रयोग भाजपा ने एक बार किया है। वो प्रयोग किया गया है झारखंड में रघुवर दास के नेतृत्व में, और उसके बाद भाजपा ऐसी बाहर हुई है कि लगातार दूसरे टर्म में हेमंत सोरेन है। मतलब नरेंद्र मोदी भी एक्सटेंडेड वैश्य समूह से, मुख्यमंत्री भी वैश्य समूह से। तो क्या दिलीप जायसवाल या संजय जायसवाल या तारकिशोर प्रसाद, जो ऐसे नाम कुछ लोग चला रहे हैं, इन चर्चाओं में दम है या इन चर्चाओं को यूं ही खारिज किया जाना चाहिए? देखिए अभिषेक जी,
हमारी जो समझ है और जो हमारे पास इनपुट है वो यही है, मुख्यमंत्री अगर बनेंगे तो सम्राट चौधरी बनेंगे, अगर जी। सम्राट चौधरी नहीं बनते हैं तो एक ऐसे लो प्रोफाइल नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जिसकी ना हम चर्चा कर रहे हैं ना जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, बस यही कहानी है। अब बीच बिहार का में कहीं कोई 1 महीने रास्ता, का समय है बीच सर, का ये कोई रास्ता बताइए। बीजेपी के पास नहीं। सर 1 महीने का समय है, 100 से ज्यादा एमएलए एमएलसी है बीजेपी के पास, बीजेपी और जेडीयू दोनों के पास 100 से ज्यादा एमएलए एमएलसी। जी। अब 1 महीने में तो 100 नाम का लोग चर्चा कर ही लेंगे, कोई अरे नाम नहीं चर्चा बचेगा जिसकी चर्चा ना हो। हो ही रही तो है। अब सवाल ये है कि अननोन नाम कहां से आएगा उस परिस्थिति में? नीतीश कुमार ने 1 महीने का टाइम लिया है, तो 1 महीने में कोई ऐसा नाम बता दीजिए जिसकी चर्चा ना हो। आ गया वो नाम आएगा, अभी इसकी चर्चा हम लोग क्या करें, लेकिन जी। अभी भी हम एक चीज हम आप बताना चाह रहे हैं अभिषेक जी आपको, हम्म, कि बीच की कोई लाइन नहीं होगी, या तो हम्म, सम्राट या फिर हम्म, बहुत लो प्रोफाइल कोई बीजेपी का मूल बीजेपी और संघ से जुड़ा हुआ नेता ही बनेगा मुख्यमंत्री। बीच पे जो आप चर्चा कर रहे हैं जिन नामों की, हमको उन नामों में कोई दम दिखता अब नहीं है। आप लो प्रोफाइल की बात कर रहे हैं तो एक चर्चा हम अपनी तरफ से कर ही देते हैं और उस पर आपकी तवज्जो चाहेंगे कि आपका क्या मानना है इस पर। लो प्रोफाइल की बात आपने शुरू की तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि मई महीने के अंत तक विधान परिषद की 10-11 सीटों के चुनाव है। 27 जून को कार्यकाल खत्म हो रहा है कई विधान पार्षदों का, उसमें जेडीयू के लोग भी जी। रिटायर हो रहे हैं, बीजेपी के लोग भी रिटायर हो रहे हैं। तो कोई हम्म। जरूरी नहीं है कि बिहार विधानमंडल का कोई सदस्य ही मुख्यमंत्री बने, हो सकता है बाहर से लाया जाए। एक जी जी चर्चा हो जी रही है राजभूषण चौधरी निषाद, अति पिछड़े समूह से आते हैं, सांसद है मुजफ्फरपुर के। जी एक चर्चा उसके साथ साथ दूसरी होती है गुरु प्रकाश पासवान, ये दो जी। चर्चा होती है। तीसरा नाम कई लोग दबी जुबान में उछाल रहे हैं कि अति पिछड़ा वर्ग के तो वरिष्ठतम विधायक है मोतिहारी के प्रमोद कुमार, जो एक बार बिहार हम्म सरकार में विधि मंत्री भी रहे, हम्म। छठी बार के विधायक हैं लगातार। एक अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले सीनियर मोस्ट विधायक उनको कहा जाता है बिहार में, एक उनकी चर्चा भी हो रही है। तो क्या ऊपर से भी कोई नाम आएगा? क्योंकि विधान परिषद का सदस्य या विधानमंडल का सदस्य बनाने में तो कोई दिक्कत है नहीं, चुनाव हो ही रहा है 1 महीने चुनाव में। हो रहा है। हाँ, जी जी तो जी। क्या आपको लगता है कि विधानमंडल के सदस्यों के अलावा बाहर से भी कोई नाम आ सकता है? मसलन संजय मयूख को भी जोड़ लेते हैं। हाँ, संजय मयूख को तो अभी चुनाव लड़ना है बांकीपुर से, उनकी चर्चा उस रूप में बिहार में हो रही है कि उनको नितिन नवीन वाली सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर जिन नामों का आपने अभी जिक्र किया है और जो चुनाव आने वाले हैं एमएलसी के, इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली में बैठा हुआ भी कोई नेता एमएलसी बन के रास्ते बनकर बिहार का सीएम हो सकता है। हमने वही वही चीज पर हम कहना चाह रहे हैं कि जो जी। चर्चाएं हैं उन चर्चाओं में कोई अनजान चेहरा जिसकी अभी चर्चा नहीं हो रही है, और सम्राट तो है ही। तो इन्हीं के आसपास जो है बीजेपी अपना मंथन कर रही है और वही वो दाव खेलेगी। और आज जो मीटिंग है अमित शाह के साथ, हमको लगता है कि बहुत सारी तस्वीर आज साफ हो जाएगी। उस मीटिंग के बाद सम्राट चौधरी के बॉडी लैंग्वेज को देखने के बाद आप या हम कोई भी आकलन लगा सकते हैं कि आखिर उस मीटिंग में हुआ क्या था। हम्म। एक बार ये मीटिंग हो जाने दीजिए तो हम लोग कल की चर्चा में इस पर थोड़ा सा और विस्तार से बात कर सकेंगे वैसे कि कैसे। सरोज जी, हम पत्रकारों को व्यक्तिगत पसंद तो नहीं बतानी चाहिए, लेकिन हम्म व्यक्तिगत पसंद नापसंद को ऊपर रखकर यदि आप देखें तो जिस हम्म ढंग से बीजेपी ने सम्राट चौधरी की ब्रांडिंग की है, हम्म राजनीति का परंपरागत या नैतिकता का तकाजा जो भी कहें आप, हालांकि राजनीति में नैतिकता उसूल जैसी चीजें होती नहीं है, मौका तो सम्राट चौधरी को ही मिलना चाहिए और फिर उनको प्रूफ करने के लिए दिया जाता है कि तमाम प्रोस एंड कॉन्स से बाहर निकालिए खुद को। खैर, इस विषय से थोड़ा इतर आते हैं। निशांत की आज ज्वाइनिंग हुई है, वो भरोसा बनाए रखने, कार्यकर्ताओं से मेहनत करने, पार्टी को मजबूत करने, तमाम जैसी बातें महज 2 मिनट की स्पीच में उन्होंने दी। अब एक तरफ नीतीश कुमार भी यात्रा करेंगे, निशांत भी यात्रा करने जा रहे हैं, तो क्या मार्च अप्रैल का महीना बिहार में यात्राओं का महीना होने जा रहा है? और यात्राओं के सहारे मुख्यमंत्री पद के चुनाव के पहले एक नए तरीके का माहौल तो नहीं क्रिएट कर दिया जाएगा? देखिए, नीतीश कुमार के जो बिहार में जो पॉलिटिकल जो उपलब्धियां हैं उसकी शुरुआत यात्रा से ही हुई थी, आपको ध्यान होगा। आप तो डेटा के मास्टर आदमी हैं, आपको पता ही है कि उन्होंने यात्रा शुरू की और बिहार में सत्ता बदली।
तो लोग कह रहे हैं कि शुरुआत हुई थी तो अंत भी यात्रा के साथ ही नीतीश कुमार करेंगे 13 तारीख को। अंतिम जो उनकी जो यात्रा है वो खगड़िया में जाके समाप्त हो जाएगी। तो खैर उनके बारे में ये कहा जा रहा है। हम निशांत की बात करते हैं जिनकी आज ज्वाइनिंग हुई है। जी। उनका जाना क्यों जरूरी है? देखिए, एक चीज, अपने हर चीज में निशांत अपने फादर को फॉलो करते हैं, उनके काम को लेकर, उनके पॉलिसी को लेकर, उनकी बातों को लेकर। तो ये यात्रा वाली बात है ना, हमको लग रहा है कि अपने पिता को ही वो फॉलो करेंगे। और चूंकि जेडीयू के अंदर जो कंफ्यूजन है एक नेतृत्व को लेकर, उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे निशांत, कि अब हम ही हैं, पापा तो चले गए दिल्ली, अब हम ही हैं आप लोग के साथ। और वहां से जो फीडबैक मिलेगा वो निशांत को एक ताकत देगा कि बिहार की सियासत में वो कितनी मजबूती से टिकते हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम के पद पर हो या फिर पार्टी में किसी बड़े पद पर हो। तो वहां से एक ताकत लेने की कोशिश वो करेंगे और वही ताकत उनको राजनीति में आगे ले जाएगी। अगर वो ताकत उनको नहीं मिलेगी बिहार यात्रा में, तो हमको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा एक सक्सेस स्टोरी जो है बिहार में वो लिख पाएंगे। चलिए, सबकी चर्चा हम लोगों ने कर ली, लेकिन बिहार में जो सबसे ताकतवर पार्टी है, जो सबसे ज्यादा वोट लाती है, कभी सीटों में कन्वर्जन हो जाता है चिराग मॉडल के सहारे, कभी सीटों में कन्वर्जन नहीं हो पाता है। राष्ट्रीय जनता दल, जितने वोट इस बार आए थे, पिछली बार भी उतने ही वोट आए थे, लेकिन 80 सीटें, 75 करीब सीटें मिली थी। इस बार 1/3 रह गए, उससे ज्यादा वोट लाके। उस पार्टी के अंदर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या चल रहा है? तेजस्वी यादव तो होली के दिन मटन बनाते हैं, लेकिन पटना के पत्रकारों को भी बुलाते नहीं है। वो सिर्फ तस्वीरें डालते हैं कि बड़े से डोंगा में वो खुद से प्याज वगैरह भून रहे हैं, मटन वगैरह फ्राई कर रहे हैं, लेकिन हम सब लोग तो सब दिल्ली में है। खैर जी 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 जी, आप लोग को तो, जब हम लोग पटना में रह के नहीं खा सके अभिषेक जी, तो आप तो दिल्ली में थे। जी कहना कि एक बयान गौर करिए, जब राबड़ी देवी का जो बयान है कि बिहार नहीं छोड़ना चाहिए नीतीश कुमार को, इस बयान के पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं। जिस हम इन फाइटिंग की बात करते हैं या जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के रिश्तों की बात करते हैं, इन सब के बीच राबड़ी देवी के इस बयान का बहुत मतलब है। और इस बयान की जो रिलेवेंसी है वो आने वाले दिनों में साबित होगी। अभी तो इसको लोग हल्के ढंग से ले लिए इस बयान को, लेकिन जैसे जैसे चीजें खुलेगी, जिस सीमांचल के दौरे की हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की, वहां कुछ अगर हो या आगे सरकार चलाने में कुछ हो, वहां पर राबड़ी देवी के इस बयान का महत्व बढ़ जाएगा। क्योंकि ये बयान थोड़ा लेट आया है, अगर थोड़ा और पहले आया होता तो बिहार की सियासत कुछ दूसरे तस्वीर दिखती। लेट आया है जरूर, लेकिन इस बयान के बहुत मायने हैं, राबड़ी देवी के इस बयान के। और हमको लगता है कि तेजस्वी यादव कुछ करे ना करे, लेकिन लालू यादव और राबड़ी देवी बिहार के मन को समझती हैं और लीड कर कर कोई ना कोई अपने लिए स्कोप जरूर खोजेगी। वो जरूर चाहेंगे कि नीतीश जी उनके साथ एक बार फिर से आए। उनके बयान का तो यही मतलब हम लोग निकाल पा रहे हैं। तो जो बात आप कह रहे हैं, कहीं 1 महीने में नीतीश जी पलट तो नहीं जाएंगे अपने? हालांकि उन्होंने कोई वादा मीडिया के सामने आके नहीं किया है कि हम मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं। ट्विटर वो चलाते नहीं है, वो कहते हैं कि मोबाइल से 100 साल में दुनिया ही खत्म हो जाएगी। आपने सुना होगा कि अगले 100 हाँ हाँ, साल में सब एक ही बार खत्म हो जाएगा। अब उनका ट्वीट किसने किया है वो हम भी नहीं जानते हैं। लिहाजा उनके ट्वीट को भी अगर उनके पुराने बयानों के साथ जोड़ कर देखें तो उनका स्टेटमेंट था कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, चारों सदनों के सदस्य बनना चाहते हैं, और नई सरकार जो बनेगी जिसमें कोई डेडलाइन उन्होंने नहीं लिखी कि कब तक बनेगी। तो कहीं नीतीश कुमार अगले 1 महीने में बिहार में हवा का रुख देखकर पलट तो नहीं जाएंगे? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि बिहार में अब गांव गांव में चले जाइए, मैसेज बहुत खराब है कि नीतीश कुमार के साथ छल हुआ है, नीतीश कुमार को जबरिया बिहार से धकेला जा रहा है, ये मैसेज है जमीन पर। जी नहीं नहीं, एकदम सही कह रहे हैं। मैसेज यही है, मैसेज यही है कि कोई इच्छा वाली बात नहीं है। अभी आपको ध्यान होगा, परसों ही सी वोटर का एक सर्वे भी आया, स्नैप सर्वे, जिसमें जी भी लगभग 60% लोगों ने यही कहा कि बीजेपी चूंकि अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, इस वजह से उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो जी बिहार तो कन्विंस है इस बात को लेकर कि कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जबरदस्ती उनको भेजा गया है। अब इसका जो राजनीतिक रिप्रिकॉशन होगा, इसका जो प्रभाव पड़ेगा, वही वॉच हो रहा है ना। जैसे 1 महीने का समय, देखिए सत्ता परिवर्तन कल भी हो सकता था, परसों भी हो सकता था, लेकिन 1 महीने का समय लिया गया है।
इस दरमियान नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं, निशांत यात्रा पर निकल रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें इस 30 दिनों में होने वाली है और वहां से जो फीडबैक आएगा हमको लगता है तभी कोई अंतिम फैसला नहीं नीतीश नहीं, कुमार भी एक करेंगे। घटनाक्रम याद आ रहा है सरोज जी, आपको याद होगा, हम लोग तो स्टूडेंट थे तब, आप पत्रकार थे, तब भी पत्रकार थे आप। जिस वक्त नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के नाम का ऐलान नहीं किया था, सिर्फ इस्तीफा दिया था, सीएम हाउस में ट्रक लग गए थे और उनका सामान उठा उठा के साथ सर्कुलर रोड ले जाया जा रहा था, अगर आपको याद हो तो। मुख्यमंत्री आवास से सामान निकल के जाने लगे थे और नए मुख्यमंत्री का पता नहीं था। आज नए मुख्यमंत्री के नाम का पता नहीं है और मुख्यमंत्री यात्रा पर निकल रहे हैं। ये एक परिवर्तन है, आप देखिए। नहीं तो नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जिनके बारे में वो रेल मंत्री थे तो कहते थे कि, या मुख्यमंत्री नए नए बने थे तब कहते थे कि हम तो अपना इस्तीफा पॉकेट में लेके चलते हैं। ये 14 से 26 के बीच का बदलाव दिख रहा है कि लोगों को पता नहीं था, मनाया जा रहा था कि नीतीश कुमार रुक जाए मुख्यमंत्री पद पर, लेकिन सामान निकल निकल के साथ सर्कुलर रोड जा रहे थे, सीएम आवास खाली। और मुझे जहां तक याद है, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने के पहले, जीतन राम मांझी के शपथ लेने के पहले मुख्यमंत्री आवास छोड़ दिया था। इस बार इस तरह की कोई चीजें नहीं हो रही है, एक इसी अन्य से मार्ग सवाल गुलजार पैदा है। होता है कि कहीं नीतीश कुमार का मन तो नहीं बदल जाएगा। बदल सकता है, बिहार में जिस तरह की हवा, हमने कहा ना कि जो ये यात्राएं हैं उसका फीडबैक बहुत मायने रखेगा और राबड़ी देवी का राबड़ी देवी बयान का बयान जी बहुत मायने है इस माने में। और जो फीडबैक जिलों से आएगा यात्रा के दरमियान, चाहे वो निशांत की यात्रा हो, नीतीश कुमार की यात्रा हो। देखिए कल भी जब वो गए थे, बख्तियारपुर गए थे अपने गांव पर, लोगों का एक हुजूम उमड़ पड़ा और लोग भावुक हो गए कि आपको बिहार नहीं छोड़ना है, आपको बिहार में ही रहना है। तो इस तरह की चीजें अगर हर जिले से उनको फीडबैक मिलना शुरू होगा ना, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी एहसास होगा कि कहीं जल्दबाजी में या किसी कंस्पिरेसी में तो उन्होंने फैसला अपना नहीं ले लिया है। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अभिषेक जी इन एक यात्राओं का। छोटा सा सवाल है संतोष जी, एक छोटा सा सवाल है, वो जानना जरूरी है सरोज जी, वो जानना जरूरी हो जाता है दरअसल कि देखिए, हम लोगों ने तो दो ही बदलाव देखे हैं। एक अपने स्कूल टाइम में देखा है लालू यादव को, लालू राबड़ी राज का अंत होते हुए। उस वक्त जी। जनता में खुशी की लहर थी और जनता, ये सच्चाई है, और जनता के बीच ये लग रहा था कि उस बदलाव का स्वागत करने के लिए लोग तैयार थे। आज नो बिहार डाउट। के आम आदमी की स्थिति को देखें तो इस बदलाव से दुखी होने वाले लोगों की तादाद आपको दिखाई दे रही है। और हमने कोई दूसरा बदलाव, तो हम लोग की कम उम्र है, आप लोगों ने ज्यादा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कहीं देखा होगा ऐसा कि मुख्यमंत्री जा रहा हो तो जनता को लग रहा हो कि नहीं अभी जाना नहीं चाहिए था। उस मुख्यमंत्री के ऊपर जिस पर लोग स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं, हम नहीं उठा रहे, लेकिन लोग स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं, बावजूद इसके ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है। और यह भी है कि लाठी डंडे लेकर के लोग सड़क पर भी नहीं निकल रहे हैं कि सीआरपीएफ उतारनी पड़े। जैसे राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था तो पूरे बिहार में, बिहार पैरामिलिट्री से लेकर के और अर्धसैनिक बलों के जवान गश्त करने लगे थे कि क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। याद होगा यूएन विश्वास वाला वो पूरा प्रकरण। वो भी स्थिति नहीं है कि लोग फैनेटिक नहीं हो रहे हैं, लेकिन लोगों में दर्द है। तो ये जो बदलाव है, क्या भारतीय जनता पार्टी इस बदलाव को झेलने या लोगों की मनस्थिति को बदल पाएगी, ये सवाल असली है। देखिए आमतौर पर अभी बिहार के लोगों का मूड आप देखिएगा अभिषेक जी, देखिए बहुत सारे लोग को तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे। ये मैं आपको एकदम, हम और मैं आप अभी चर्चा गाँव में। करते हैं सरोज जी, जी वसीम अकरम डायबिटीज के साथ क्रिकेट खेले अपने करियर के आखिरी 12-13 साल, जी जी लेकिन जी। बावजूद लोग कहते थे वसीम अकरम खेलने चाहिए। हाँ हाँ और हाँ। आज तक लोग हम जो भी बॉलर आता है कहते हैं, पाकिस्तान की टीम में या कोई भी लेफ्ट आर्म बॉलर आता है पूरी दुनिया में, कहते हैं वसीम जैसा तो नहीं है। नहीं है, तो अब वही वही स्थिति स्थिति है योग है अभिषेक कि जी, वही। नीतीश कुमार की जो छवि बन गई है, हम कोई नीतीश कुमार की प्रशंसा या आलोचना की भावना से नहीं कर रहे। नीतीश कुमार की आलोचना अगर हम गिनाने चले, तमाम ऐसी आलोचना है जो 20 सालों में नीतीश कुमार कर सकते थे, नहीं कर पाए। लेकिन जन भावना आज दूसरी है। जन भावना है वो यही है कि नीतीश कुमार का जो रिप्लेसमेंट आएगा, लोग तुलना करेंगे कि ये नीतीश कुमार से बेहतर है या नहीं है। वहां राबड़ी देवी हट रही थी तो लोगों को स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार बेहतर लग रहे थे 2005 में। जी जी ये जी। सवाल है कि बीजेपी इस दबाव को झेल पाएगी कि नहीं झेल पाएगी, इसका जवाब हम चाहेंगे कि आपको क्या लगता है। नहीं, यही संकट है बीजेपी के और नेतृत्व हाई और जो प्रोफाइल नेता से झेल पाएगी या लो प्रोफाइल नेता से झेल पाएगी बीजेपी इस दबाव वही को। है कि
देखिए हम लो प्रोफाइल का क्यों कह रहे हैं कि लो प्रोफाइल में अगर वो कुछ गलत भी कुछ हो गया तो लोग कहेंगे अरे नए लोग थे, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कद है बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार का, अभी हम गांव में थे, गांव से लौटे हैं, आज ही पटना लौटे हैं। मूड क्या है? देखिए ज्यादातर लोग को ये लग ही नहीं रहा कि नीतीश कुमार सीएम अब नहीं है। उनको लगता है नहीं वही सीएम। और कुछ लोगों का कहना है कि देखिए नीतीश जी को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है, जो उन्होंने किया बिहार के लिए, और उसको कोई दूसरा कर पाएगा ये संभव लगता नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो आप जिस उत्साह की बात, जोश की बात कर रहे थे, वैसा कहीं कुछ दिखने को आपको मिलेगा नहीं। लोगों को लगता है कि ये चलो उनका मामला है, जैसे करना है करे, लेकिन आम पब्लिक के बीच में नीतीश को लेकर सिंपैथी है। वो हर कास्ट में है, इना कि केवल ओबीसी में है, ईबीसी में है, अपर कास्ट में भी नीतीश कुमार को लेकर एक सिंपैथी है। इस आदमी के साथ जो है लास्ट समय में अच्छा नहीं किया बीजेपी, तो ये एक भाव है। अब जो नया आदमी अगर परफॉर्म नहीं कर पाएगा ना, तो ये भावना और बढ़ेगी अगर नहीं कर पाया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक नेतृत्व को के सामने एक बड़ा सवाल है कि वो एक नंबर की कुर्सी पर बैठाता किसको है। जो बैठेगा उसके सामने एक अग्निपथ होगा, उस अग्निपथ से उसको गुजरना होगा, परफॉर्म करना होगा, नहीं तो भाजपा की भत जो पिटनी जो है आप तय मान के चलिए उसे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बिहार और लोकतंत्र, इन दोनों को अगर ध्यान रखा जाए तो लोकतंत्र की एक सामान्य अवधारणा कहती है कि डेमोक्रेसी में टीना फैक्टर नहीं होता, देयर इज नो अल्टरनेटिव, ये नहीं होता लोकतंत्र में, विकल्प मिल जाता है। लेकिन बिहार राज्य इस तरह का राज्य नहीं है जहां बिना नेतृत्व के दिल्ली से मुख्यमंत्री थोप दिया जाए और उसके सहारे चुनाव निकल जाए, पार्टी को कामयाबी मिल जाए। कांग्रेस पार्टी की जो दुर्दशा बिहार और उत्तर प्रदेश में है वो इसी वजह से है, क्योंकि जनाधार वाले नेताओं को किनारे करके जिस प्रकार से, और जिन्हें मौका भी दिया गया उन्हें टिकने नहीं दिया गया, जिसका खामियाजा आज कांग्रेस भुगत रही है। 80 से 90 के दरमियान यूपी और बिहार में हुआ क्या था? भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि जनता के बीच से, दिलो दिमाग से इस बात को निकालना कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कुछ तो किया है। जब तक बीजेपी ये फीलिंग लोगों के दिमाग से निकाल नहीं पाएगी कि नीतीश कुमार ने कुछ तो किया है या बहुत कुछ किया है, जो भी है, जिस मात्रा में है, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में अपनी लीडरशिप डेवलप करना मुश्किल होगा। और अपनी लीडरशिप बिहार में जब तक डेवलप करना मुश्किल होगा, तब तक सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे बिहार में चुनावी नैया पार लगाना भी असंभव सी बात होगी। ये 2014 नहीं है जब त्रिकोणात्मक मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी की लॉटरी लग गई थी। 14 के त्रिकोणात्मक मुकाबले के बाद जब लग गया कि लालू यादव नीतीश कुमार ने हाथ मिला लिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने चाहे 19 हो या 24 हमेशा यही कोशिश की, नरेंद्र मोदी ने कोशिश की, चाहे जितने कंप्रोमाइज करने पड़े, जीती हुई सीटों से कम सीटें लेकर लड़नी पड़े, लेकिन नीतीश कुमार का साथ लेकर ही लड़ना होगा। ये बिहार की सामाजिक परिस्थिति है। तो नीतीश कुमार के फेनोमेना से बीजेपी कैसे मुक्ति पाएगी, ये सवाल है। मुख्यमंत्री पद से तो मुक्ति पाना, हमें वो दिन भी याद है जब नीतीश कुमार ने खुद जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था और जनता कहने लगी थी कि अरे बाप रे बाप, किसे बना दिया, क्यों किया नीतीश कुमार ने ये काम। 7-8 महीने में ही लोगों को एहसास हो गया था कि नीतीश कुमार की अहमियत क्या है। सरोज जी, मैं गलत हूं तो आप बताइएगा। ये एकदम सही बोल रहे हैं। ये एहसास लोगों में हो गया था। तो क्या अब नए मुख्यमंत्री जो आएंगे उस एहसास से बिहार को मुक्ति दिला पाएंगे? उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम भी उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र में बदलाव होते रहना चाहिए, यही स्वस्थ लोकतंत्र है। लेकिन इस बदलाव को जनता किस तरह से स्वीकार करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। सरोज जी भी बताते रहेंगे, जनता भी बताती रहेगी और परिस्थितियां भी बताती रहेगी। इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए सरोज जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।